हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि कोई भी चालक अपने परतः एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें दूसरे आवेश पर बल लगता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए हमें किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अचालक गोले के कारण। माना कि ये एक गोला है, एक स्फीयर है और ये अचालक पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, कैसे पदार्थ का बना हुआ है? अचालक पदार्थ का बना हुआ है, चालक पदार्थ का नहीं है। चालक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि धातु। ये धातु वगैरह का बना हुआ नहीं है, यह अचालक पदार्थ का बना है। ठीक है, और ये कैसा है? समान रूप से आवेशित है। इस गोले को मान लीजिए हमने +Q आवेश दिया है, तो क्योंकि यह गोला अचालक पदार्थ का बना है इसीलिए संपूर्ण आवेश इसके पूरे के पूरे आयतन में जज्ब हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके पूरे आयतन में। अगर यह गोला चालक पदार्थ का बना होता तो जो हमने आवेश दिया है इसको +Q, ये केवल इसकी सतह पर होता, लेकिन अचालक पदार्थ से बने होने के कारण जो आवेश +Q इसको दिया गया है वह इसके अंदर पूरे आयतन में वितरित हो गया। इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया R और O है इसका केंद्र। ठीक है, तो +Q तो इसमें पूरे में बिखरा हुआ है। अगर हम ये देखें कि गोले के एकांक आयतन में कितना आवेश है तो फिर हम ये कैसे निकालेंगे? गोले को दिया गया कुल आवेश बटे गोले का आयतन। ठीक है, तो गोले को दिया गया आवेश Q और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3। इसको हम क्या बोलते हैं? आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब हमें किसी बिंदु पर इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये बिंदु कहाँ हो सकता है? गोले के बाहर हो सकता है, गोले की सतह पर हो सकता है, गोले के अंदर हो सकता है और गोले के केंद्र पर भी हो सकता है। तो इतनी सारी स्थितियां बन रही हैं कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मान लीजिए कि जिस बिंदु पर निकालना है हमें P, वह बिंदु गोले के बाहर है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। ये तो हमारा अचालक पदार्थ का बना हुआ गोला है जिसकी त्रिज्या R, आवेश दिया है हमने इसको +Q, और इस गोले के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये है बिंदु P। इस बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि गोले बिंदु P को लेते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। ये जो गॉसीय पृष्ठ होगा ये कैसा होगा? ये भी गोलाकार होगा, क्योंकि जो आवेश वितरण होता है उसी के अनुरूप गॉसीय पृष्ठ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हमने बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्र अवयव कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव। इस क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होगी वो क्या होगी? क्षेत्र के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि त्रिज्य रेखीय दिशा में आ गया पूरा। ठीक, ये हो गया DA। और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी? वो भी इस तल के लंबवत होगी, त्रिज्य रेखीय दिशा में होगी, वो है E। ठीक, अब देखिए ये जो E का मान है, गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान रहेगा, क्योंकि ये एक गोला है, गॉसीय पृष्ठ एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? r। ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E ही होगी, E होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि गोले के बाहर जो बिंदु है उसकी गोले के केंद्र से दूरी कितनी है? r। बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कंसीडर किया DA। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E। ठीक, अब ये जो छोटा सा अवयव है DA, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स बद्ध होगा? ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट क्षेत्रफल अवयव। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं E डॉट DA। ठीक है,
चित्र में हम देख रहे हैं कि ई और डी ए एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच कोण कितना है 0 डिग्री का। ठीक, तो देखिए ई डॉट डी ए कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि छोटा सा जो क्षेत्रफल अवयव है डी ए उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया ई डी ए, वैक्टर नहीं है इसमें। और अगर हम पूरे गॉसियर पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हम क्या करेंगे, d5 को इंटीग्रेट करेंगे, d5 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, अर्थात पूरे गॉसियर पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये देखिए फाई कैसे मिलेगा, जब हम ई डी ए को पूरे गॉसियर पृष्ठ पर समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ई तो कांस्टेंट है, संपूर्ण गॉसियर पृष्ठ पर ई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका डी ए का। ठीक है, डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब है पूरे जो गॉसियर पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक, अब देखिए ये तो हमने फाई का मान निकाला है ई डॉट डी ए करके। अब जो गॉसियर पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीका है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या बताती है, फाई इक्वल टू जितना भी गॉसियर पृष्ठ के अंदर आवेश है वो बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो गॉसियर पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों मान को हमने बराबर कर दिया तो हमको ई का मान कितना मिल गया 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। देखिए ये सारा कांस्टेंट है और क्यू क्या है, आवेश है जो कि गोले को दिया गया है। तो देखो दूरी पर किस प्रकार निर्भर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, अगर ये वैद्युत क्षेत्र ये दूरी अगर दूनी हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 रह जाएगी। ठीक, अगली स्थिति देखते हैं कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मान लीजिए यह बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि जो स्मॉल r है उसका मान कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो फिर क्या मान होगा। देखिए इसी फॉर्मूले में हमने क्या कर देंगे, r की जगह पर, छोटे r की जगह पर बड़ा R रख देंगे, त्रिज्या रख देंगे, तो क्या हो जाएगा E = 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए अब तृतीय स्थिति हमारे पास और क्या हो सकती है कि बिंदु P कहाँ पर हो, गोले के अंदर हो। तो देखें फिर क्या होगा। देखिए अब जिस बिंदु पर निकालनी है, ये बिंदु P आ गया गोले के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु P को लेते हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कंसीडर करेंगे। उस क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या होगी dA, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी के समांतर होगी। ठीक, अब हमने P को लेते हुए हमने क्या किया, एक गॉसियर पृष्ठ ड्रॉ किया। ठीक, जैसे कि हमने प्रथम स्थिति में किया था, सब कुछ उसी प्रकार करेंगे। गोले के अंदर ये जो बिंदु P है इसकी दूरी हमने गोले के केंद्र से मान ली r'। ठीक, अब ये जो dA है इससे बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इससे बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, d5 = E डॉट dA। dA और E दोनों समांतर हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा E dA cos थीटा। देखो फाई इक्वल टू, अब संपूर्ण गॉसियर पृष्ठ से निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट dA। अब इसमें cos 0 1। ठीक, E dA, E क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी कि अब जो इंटीग्रेशन किसका आएगा dA, और यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन क्या हो गया, जो गॉसियर पृष्ठ है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और गॉसियर पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², यानी कि जो संपूर्ण गॉसियर पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E × 4πr²। ठीक, अब देखिए गॉसियर पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, ये हम कैसे निकालेंगे। अब हम ये निकालेंगे कि आवेश घनत्व तो हमको पता है, जो गॉसियर पृष्ठ है उससे बद्ध कुल आयतन कितना है वो, और आवेश घनत्व क्या बताता है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, ये हमको पता है। तो जो हमारा गॉसियर पृष्ठ है उसका आयतन कितना होगा, उसका हम इसमें गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो आवेश मिलेगा जो कि गॉसियर पृष्ठ के अंदर है। ठीक, Q = आवेश घनत्व गुणा गॉसियर पृष्ठ से बद्ध कुल आयतन। तो गॉसियर पृष्ठ से बद्ध कुल आयतन है 4/3πr', क्योंकि जो गॉसियर पृष्ठ है वो भी एक गोला है और आवेश घनत्व ये हो गया।
गॉस की प्रमेय क्या बताती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि गॉसीय पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह बराबर होता है किसके? गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये मान अब हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए क्या मिला हमको, फाई इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर डैश क्यू। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 से हम देखें, इन दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक, इन दोनों को बराबर करेंगे, 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर इधर आर डैश क्यूब है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर केवल आर डैश की एक ही पावर बचेगी, यानी ई इक्वल टू कितना आ गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर डैश अपॉन 3। रो की वैल्यू लगा दें, रो क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मान क्या था, आवेश बटे पूरे गोले का आयतन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डैश अपॉन आर क्यू। ये आर है गोले की त्रिज्या। अब देखिए गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट, यानी कि अब गोले के अंदर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह किस पर निर्भर करती है, गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि बिंदु पी जैसे जैसे ओ से दूर जाएगा ई का मान बढ़ेगा। ठीक, अगर हम गोले के केंद्र की बात करें तो गोले के केंद्र पर आर डैश का मान कितना होगा, 0। यहाँ पर हम आर डैश इक्वल टू 0 रखें तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है 0। ठीक, अब हमारे पास जो भी ये 4 रिजल्ट आए, अगर हम इनका एक ग्राफ खींचे तो देखिए कैसा मिलता है। ये गोला हो गया, एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं क्या, गोले के केंद्र से दूरी। ठीक, और वाई अक्ष पर ले रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, फिर जैसे जैसे गोले के केंद्र से परिधि की ओर आएंगे ई का मान बढ़ेगा, क्योंकि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। ई का मान बढ़ रहा है, सबसे अधिक कहाँ पर हो जाता है, गोले की सतह पर हो जाता है। इसका मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर गोले से बाहर जाने पर फिर वेरिएशन किस तरह से होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरिएशन ढलता हुआ रहेगा, किस तरह से होगा, ई का मान कम होगा। और कैसे कम होगा, वर्ग के अनुपात में। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में ये कम होगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।